मिस्टर ए वाला। तो मेरे पास शायद और क्वेश्चन भी है, मैं कर देती हूँ तुम लोग को भी सॉल्व क्वेश्चन। तुम लोग को साइंटिफिक रिसर्च वाले पॉइंट्स याद है ना? चलो मैं एक क्वेश्चन ना तुम लोगों को व्हाट्सएप कर रही हूँ। अभी विधि दीदी आ जाएंगी तो इसका प्रिंट भी दे देंगी। देखो ग्रुप में भेजा मैंने एक क्वेश्चन। करो ये परवीन कुमार वाला क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे होता है, नॉर्मली एक काम करो, दोनों से कर लो। if he opts for normal then, or if he opts for 115 BSc. हाँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है वैसे? इनकम कैसे निकाला? हो तो सिर्फ खर्चा ही दिया था, इनकम तो दी नहीं। इनकम कैसे निकालते पीजीबीपी की? रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करते हैं ना। रेवेन्यू दिया था, बाकी खर्चे दिए।
चलेगा। दोनों ठीक से आगे। नहीं हो पा रहा है। जल्दी निकालो।
हम्म 115 BAC वाला कितना आ रहा है और बाकी का 80 80 आएगा। के रिसर्च लिमिटेड का 20 लाख, LMN कॉलेज का 15 लाख, OPQ कॉलेज का 10 लाख, नेशनल, अच्छा हाँ नहीं लेंगे ठीक है। इसके बाद नेशनल लेबोरेटरी का 8 लाख, मशीनरी परचेज की उसका 25 लाख, और सैलरी टू रिसर्च स्टाफ 12 लाख, 80 लाख। ठीक है चलो कंप्लीट करके नई हेडिंग डालो, सेक्शन 35D, सब सेक्शन नहीं है ठीक है, 35D मेन सेक्शन का नाम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एसी का रिमोट कहाँ है, एसी चला दो प्लीज। ठीक है मुझे बताओ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनकॉर्पोरेशन के पहले किए गए एक्सपेंसेस, अब क्या उनका डिडक्शन मिलना चाहिए, कुछ कुछ एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाता है जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद से मिलना चालू होता है। ठीक है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, मतलब जितना भी आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले किया उसका एलिजिबल जितना भी डिडक्शन होगा उसको डिवाइड बाय 5 करके हर साल इक्वली क्या करेंगे, डिडक्शन लेते जाएंगे 5 सालों तक। ठीक है पर एलिजिबल कौन कौन से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसकी लिस्ट दी हुई है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है तो लिखना चालू करो, सबसे पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मींस, preliminary expenses means first लिखो प्रिपरेशन ऑफ feasibility report, feasibility study report, ऐसा पूरा लिखना। feasibility study report और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है तो आप जब कंपनी चालू करते हो तो आप feasibility रिपोर्ट बनवाते हो, ठीक है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हो, वो लोन वगैरह के लिए होती है या पैसे लेने के लिए होती है, तो उसका जो बनवाने का खर्चा है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में अलाउड है। ठीक है सेकंड लिखो मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे। ठीक है इसके बाद अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो बेटा आपको MOA और AOA बनवाना पड़ता है, पता है ना। ठीक है तो उसके ड्राफ्टिंग और उसकी प्रिंटिंग का जो खर्चा है, ठीक है तो लिखो ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ MOA ऑब्लिक AOA। फर्स्ट पॉइंट बोला था प्रिपरेशन ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है 3 हो गए। फोर्थ लिखो इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, हाँ इंजीनियरिंग। फिर लिखो लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड जो भी लीगल चार्जेस है। ठीक है इसके बाद
लास्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर, expenses on public issue of shares, expenses on public issue of shares और डिबेंचर्स। अगर कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो वही प्रोस्पेक्टस बनवाना, फिर सेबी का जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अप्रूवल होता है, वो सब लेना। ठीक है, क्लियर है? कितने हो गए? तो ये 6 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही अलाउड है, इसके अलावा कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अलाउड नहीं है। ये क्लियर है ना? चलो, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में लिखो, preliminary expenses are allowed, preliminary expenses are allowed only to resident person who incurs such expense, before commencement of business, who incurs such expense before commencement of business or after commencement for extension or for setting up for extension or for setting up a new unit। ठीक है, आपके पहले से बिजनेस है और आप नया यूनिट बना रहे हो, उसके लिए जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस करोगे वो भी अलाउड होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट डालना बेटा, लिमिट, कितना अलाउड है, कितना अमाउंट अलाउड है। ठीक है, तो लिमिट में 2 कैटेगरीज बनाएंगे इस तरीके से। इंडियन कंपनी के लिए अलग देखेंगे, इंडियन कंपनी के लिए, और अदर रेसिडेंट असेसी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए तो अलाउड ही नहीं है वैसे भी, सिर्फ रेसिडेंट असेसीज को ही अलाउड है। तो इंडियन कंपनी के लिए लिमिट और अदर रेसिडेंट असेसी के लिए लिमिट। इंडियन कंपनी के लिए लिमिट लिखेंगे, फर्स्ट एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, एलिजिबल मतलब जो जो ऊपर के 6 पॉइंट्स का टोटल आया है। ठीक है, सेकेंड लिखो सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी सीओपी क्या होता है वो लिखवा दूंगी अभी नीचे। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कमेंस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर और कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से कुछ भी देख लो, इंटू 5%। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम आपको 5% ऑफ सीओपी या कैपिटल एम्प्लॉयड तक ही प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अलाउड है, क्योंकि इन दोनों में से अपन को देखना है विच एवर इज लेस। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउड है, बट मैक्सिमम कितना अलाउड होगा, सीओपी का 5% या कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। समझ में आया? और ये भी अलाउड होगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अदर रेसिडेंट एसएससी के लिए भी लिखो, एलिजिबल preliminary expense, second
COP into 5%, whichever is less. दोनों में whichever is less. COP का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और CE का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड. दोनों में फर्क से दिखता है कि अदर रेसिडेंट एसएससी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड देखते ही नहीं. यहाँ पर आप दोनों में से कुछ भी देख सकते हो. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देख लो या न्यू जो प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगी है. देखो, it is allowed in 5 equal installments. तो ये जितना भी अमाउंट एलिजिबल डिडक्शन, अलाउड डिडक्शन का आता है, उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 5, और उतने अमाउंट का क्या लोगे, डिडक्शन. बताओ, इतनी बातें क्लियर है? हाँ, चलो. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब लिखो नीचे. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लिखो. अमाउंट इन्वेस्टेड, amount invested in fixed assets, amount invested in fixed assets of new project, amount invested in fixed assets of new project or extension or new unit as per books of account, as per books of accounts on the last date, as per books of accounts on the last date of previous year. ठीक है? तो अगर आपने मान लो प्रीवियस ईयर में कोई नया प्रोजेक्ट चालू किया है, ठीक है, तो आपने प्रोजेक्ट के जो भी असेट्स हैं वो दिखाए होंगे बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट से जो भी नए प्रोजेक्ट्स के फिक्स्ड असेट्स है उनका टोटल कर लेना, तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट. उसका 5% निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा अलाउड डिडक्शन, मतलब एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और 5% विचएवर इज लो लेना है. और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहे हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब लिख लो. देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to, don't listen to the voice. capital employed is equals to share capital plus debentures plus long term borrowing for new project. और extension और न्यू यूनिट. जो भी आपने शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली है नए Don't listen प्रोजेक्ट to के the लिए, voice inside. ठीक है, उसका अपन क्या करेंगे, टोटल करेंगे. इसमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, ठीक है. इसमें लिख लो नीचे, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, रिजर्व एंड सरप्लस इज नॉट कवर्ड इन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिजर्व एंड सरप्लस इज नॉट कवर्ड इन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का समझ में आया, क्या करोगे, टोटल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो 6 पॉइंट्स का, और कंपनी के केस में सीओपी और कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% ले लेंगे, दोनों में से whichever इज लेस. ठीक है.
और अदर एसएससीज के लिए अपन को सिर्फ देखना है सीओपी और एलिजिबल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस व्हिचएवर इज लेस, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो अपना इस साल का क्या आ जाएगा डिडक्शन। ठीक है, इसमें ये तुम लोगों ने लिमिट लिखा था थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट डालो यहाँ पर। देखो लिखो ऑडिट इज मैंडेटरी। देखना समझना, अभी अपन ऑडिट वाला सेक्शन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स ने कुछ एसएससीज को ऑडिट करवाना मैंडेटरी बनाया हुआ है, उन्होंने लिमिट सेट की हुई। पर बेटा हर कंपनी के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, कंपनी को तो ऑडिट करवाना ही पड़ता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को तो ऑडिट करवाना ही पड़ता है। ठीक है, पर बाकी एसएससीज के लिए उन्होंने ये बोला यहाँ पर, ठीक है, कि अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का डिडक्शन ले रहा है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा उन साल का जिन साल के लिए आप क्या ले रहे हो, डिडक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो लिखो ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द ईयर, audit is mandatory for the year in which expenses are incurred, for the year in which expenses are incurred, ब्रैकेट में लिखो other than company and cooperative society, other than company or cooperative society। उनको तो वैसे ही करवाना पड़ता है। आप इसका ये मतलब जिनको नहीं करना है मतलब वो भी हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो लिमिट के अंदर नहीं भी आ रहे तो भी अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ले रहे तो डिडक्ट वो ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, समझ गए हो यहाँ तक? हाँ, चलो नया सेक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेक्शन की हेडिंग डालो, सेक्शन 35 DDA। एक्सपेंडिचर on VRS compensation। एक्सपेंडिचर ऑन VRS compensation। VRS पता है तुम लोगों को क्या है? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, लिख लो वहां पे, भूल जाओगे नहीं तो। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या करती है? कंपनी एम्प्लॉय, जब भी उनके पास एक्सेसिव एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, और उनको अपना स्टाफ कम करना है ना, कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनका 5 साल बाद ही रिटायरमेंट है, 3 साल बाद रिटायरमेंट है, 3 साल बाद रिटायर ही होने वाले हैं, तो उनको एक ऑफर देती है कि आप एक काम करो, जल्दी रिटायरमेंट ले लो, तो हम आपको इतना इतना एक्स्ट्रा कंपनसेशन पे कर देंगे। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। हम उनको ऑफर दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से पहले क्या कर ले, रिटायरमेंट ले ले, और उसके लिए हम उनको क्या पे कर देंगे, कंपनसेशन। तो उसको अपन बोलते हैं VRS कंपनसेशन। ये समझ में आया? ठीक है, अब VRS कंपनसेशन का भी आप कंपनसेशन दोगे, जैसे मान लो वो 5 साल बाद रिटायर होने वाले, तो कंपनसेशन किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है वो सोच के देखो। 5 साल में जो सैलरी कमाने वाला है उसको थोड़ा सा हम अभी की वैल्यू में ले आते होंगे या थोड़ा सा कम कर देते होंगे उसको, और एक साथ एक लमसम अमाउंट दे देते होंगे, राइट? ठीक है, तो VRS भी अलाउड होता है बेटा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, पूरा एक साथ एक ही साल में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, ये सबको अलाउड है, बट वही है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे, 1 and 2। पहले लिखो दिस डिडक्शन इज अलाउड, this deduction is allowed to all assessee, this deduction is allowed to all assessee, सबको अलाउड है, जो VRS दे रहा है वो ये डिडक्शन ले सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिडक्शन अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स,
अब समझो एक बात को, ये दो पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं थे, समझ में आ गया क्या? हाँ, अब इस पॉइंट को समझो बेटा, ये दो कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी ने बीआरएस कंपनसेशन पे किया था, ठीक है, जिसका वो 3 इयर्स का क्या ले चुकी है, डिडक्शन ले चुकी है। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब डिडक्शन कितने साल तक मिलेगा, 5 साल लेना पड़ेगा, 2 साल का भी डिडक्शन लेना बाकी है। अब 4th ईयर में ये दोनों कंपनी क्या हो गई, मर्ज हो गई, अमलगमेट हो गई और बन गई एबी लिमिटेड। अब सवाल ये आता है कि बचे हुए 2 सालों का डिडक्शन कहाँ जाएगा, मिलना चाहिए, किसको मिलेगा? पर ए लिमिटेड तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती अब, ठीक है। अब क्या होगा, लॉजिक, एबी लिमिटेड को बाकी 2 साल का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। समझ में आया? ठीक है, 2 सालों का डिडक्शन किसको मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं डीमर्जर करूं, है ना, हमने रिलायंस का एग्जांपल डीमर्जर में देखा था, रिलायंस इंडस्ट्री से, हाँ ठीक है, जियो अलग हो गई, है ना। अब जियो का मान लो हिस्से का वीआरएस है, जिसका 3 साल का डिडक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हो चुका है, पर 2 साल का बचा हुआ है, तो 2 साल कौन लेगा, जियो को लेगा। समझ में आया? ठीक है, तो नोट में लिखेंगे ये वाली बात अपन, ये नोट 2 सेक्शंस के लिए लिखवा रही हूं मैं, 35D एंड 35DDA। 35D क्या था, उसमें भी 5 साल में मिल रहा था, इसमें भी 5 साल में मिल रहा है, ठीक है। तो बचा हुआ किसको मिल जाएगा, अमलगमेटेड या डीमर्ज कंपनी को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे, ठीक है। लिखो, इफ देयर इज अमलगमेशन और इफ देयर इज अमलगमेशन, है ना, नोट फॉर, ये बोथ सेक्शंस डाल दिया ना हेडिंग में तुम लोगों ने, हाँ। इफ देयर इज अमलगमेशन और डीमर्जर, then remaining deduction is allowed to, then remaining deduction is allowed to amalgamated company or resulting company, resulting company। अगर ये जो रिडक्शन था वो लाइंस मतलब डीमर्ज कंपनी को अगर बिलोंग करता है तो उसको नहीं करता। अगर ये जो रिडक्शन था वो डीमर्ज कंपनी को बिलोंग हाँ, मतलब जो बाकी का डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी का है तो फिर रिजल्टिंग कंपनी को मिलेगा, तो उसको मिलेगा। हाँ, क्या और डीमर्ज नहीं, यहाँ पर अपन सिर्फ उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो रिजल्टिंग कंपनी का है, ठीक है। चलो मैं एक बार देखती हूँ मैं नेक्स्ट कौन सा सेक्शन करवाऊँ तुम लोगों को। एक सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है, बना लो ना।
चलो, एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको कल डिस्कस करेंगे। अभी अपन कर रहे हैं सेक्शन 36। सेक्शन 36 लिखो, सर्टेन डिडक्शंस। इसमें अलग अलग खर्चों की बात की है बेटा, अलग अलग टाइप के बहुत सारे खर्चों की बात की है अंडर सर्टेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सब सेक्शन 1। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग खर्चों की बात की है ना, कौन सा खर्चा अलाउड है, कौन सा खर्चा डिसअलाउड है। ठीक है, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर डालना, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक इन ट्रेड, इसमें लिख देना अलाउड है। ठीक है, ये वाला सेक्शन हमको यही बताता है कि ये वाला खर्चा अलाउड है, या ये वाला खर्चा इतना अलाउड है, इतना अलाउड नहीं। ठीक है, तो पहली चीज ये बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो तो वो क्या है, अलाउड है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिजनेस, वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस हम शुरुआत में, हम डेप्रिसिएशन से पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वो भी अलाउड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देती है बेटा। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड, बट शर्त ये है कि ये जो प्रीमियम है ना वो पे होना चाहिए अदर देन कैश में। ठीक है, तो लिखो इफ इट इज अलाउड इफ प्रीमियम पेड, if premium paid by any mode, by any mode other than cash। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ना इंश्योरेंस लेती नहीं है, पर वो इंश्योरेंस दिखा देती है कि लिया है, और ऐसा दिखा देती है कि कैश में पे किया है, इसीलिए वो शर्त डाली है कि भाई आपने कैश के अलावा कोई और मोड से पे किया तो हम अलाउ करते हैं। दूसरी चीज एक और प्लानिंग होती है कि एम्प्लॉइज को बोनस दिखा दिया। ठीक है, अब एक्चुअली में बोनस दिया नहीं है, बट अपना खर्चा बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कम दिखाने के लिए एम्प्लॉय के टुवर्ड बोनस दिखा दिया। ठीक है, तो वहां पर शर्त ये दी है कि वो एक्चुअली पेड होना चाहिए अप टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो रिटर्न में, ठीक है, तब तक की डेट तक एक्चुअली क्या हो जाना चाहिए, एम्प्लॉयज को पेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, उसमें डैश करके लिखो अलाउड, अलाउड, और उसके नीचे लिखना एज पर सेक्शन 43B, it is allowed only if it is actually paid up to due date of return filing। up to the due date of return filing। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए तुम लोग को, है ना। हाँ, अभी मैं 4th पॉइंट करवा रही हूँ, 1 मिनट, हाँ मैं आ रही हूँ बस।
नहीं, बहुत पॉइंट्स हैं, मैं सारे नहीं करवाऊंगी अभी। इस सेक्शन के अंदर अपन करेंगे 12 पॉइंट्स। हाँ, अभी तो चालू है ये सेक्शन। मैंने बोला ना, एक दो से अमाउंट ही बताएगा क्या, ये बहुत सारे खर्चों के बारे में अभी। हाँ, 6 तक करेंगे, ठीक है। चलो 6 अभी कितने हुए अपने? हाँ, 3 और करेंगे, है ना, तीनों रिलेटेड भी है। शोभा देती है ऐसी बात तुम लोगों को। हाँ, कभी कभी क्या रोज ही ऐसी बातें होती तुम लोगों की? कैसे सीए बनोगे तुम लोग? चलो समझो, तुम लोगों को ये प्रोविडेंट फंड वगैरह के बारे में पता है क्या? प्रोविडेंट फंड क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सही। तो उसके अंदर ना 2 कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ भाई, आज कर सकते हैं। हाँ, अजय भैया ने बोल दिया था कि कर सकते हैं, मैंने उसको 2 बजे का टाइम दिया था, वो पीछे बैठा दो उसको। हाँ, 2 तरीके के कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो क्या है बेटा? एम्प्लॉयर के लिए तो खर्चा ही है ना, ठीक है। शिवो बैठ जाओ बेटा, अभी टैक्स की क्लास चल रही है, उसके बाद चलेगी, है ना। हाँ, एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो मैं एम्प्लॉयर हूँ, है ना, मैं एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट काट के अपने पास रख रही हूँ और उतना ही पैसा मैं जोड़ रही हूँ, और ये टोटल मिला के मैं प्रोविडेंट फंड में जमा कर रही हूँ एम्प्लॉय के। तो एक तो हिस्सा मैं एम्प्लॉय से ले रही हूँ, ठीक है, और दूसरा हिस्सा मैं अपनी जेब से लगा रही हूँ। तो जो मैं अपनी जेब से लगा रही हूँ वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए खर्चा है, उसका मुझे डिडक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसका मुझे डिडक्शन मिलता है, पर कुछ कुछ कंडीशंस है उसके ऊपर, ठीक है। और दूसरा अपना कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का काट के मैंने अपने पास रख लिया कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। अब मुझे उसको ड्यू डेट तक प्रोविडेंट फंड में जमा करना है। अगर मैंने मान लो जमा नहीं किया, तो इनकम टैक्स बोलता है कि वो मेरी क्या मान ली जाएगी? इनकम। मतलब मैंने एम्प्लॉय से तो ले लिया, उसकी सैलरी से काट लिया,
बट मैंने प्रोविडेंट फंड में ड्यू डेट तक जमा नहीं किया, ठीक है, तो फिर प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट है ना, तो वो मेरी क्या मान ली जाएगी, इनकम की तरह ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि जो मेरे हिस्से का कंट्रीब्यूशन है उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा अगर मैं कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करती हूँ तो। समझ में आया? तो ये तीनों पॉइंट्स उसी से रिलेटेड है ना। तो कौन सा पॉइंट आते हैं, फोर्थ डालो, चार्ट बनाएंगे, लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तुम लोग अभी बातें नहीं करना 15 मिनट, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसमें दो हिस्से बनाओ। फर्स्ट में कुछ कुछ प्रोविडेंट फंड के नाम लिखेंगे जो कि एलिजिबल प्रोविडेंट फंड्स है, ठीक है। इसमें पहला लिखो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ठीक है। दूसरा कुछ प्रोविडेंट फंड्स होते हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज किए गए हैं कि हाँ ठीक है ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है ना। तो सेकंड में लिखो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF। थर्ड लिखो अप्रूव्ड ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब समझते हो ना, अभी सैलरी वाले हेड में ग्रेच्युटी का पूरा कैलकुलेशन भी आएगा। जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है या रिटायर होता है तो एक ग्रेच्युटी अमाउंट दिया जाता है उसको अलग से। बेटा प्लीज बातें नहीं पीछे, फाउंडेशन वाले बच्चों तुम लोग को मैंने अलाउ किया है बैठने के लिए, वेट करने के लिए, बातें करने के लिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं ना जो पढ़ रहे हैं। अप्रूव ग्रेच्युटी फंड, जो बच्चे जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है, एक ग्रेच्युटी का अमाउंट, ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कि तुमने हमको बहुत साल सर्व किया तो हम तुमको एक ग्रेच्युटी का अमाउंट देंगे, ठीक है। पहले वो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से देता था, फिर वो अपनी मर्जी से देना नहीं चाहता था तो उसके लिए एक पूरा लॉ बना दिया गया है कि उनको देना ही पड़ेगा कंपल्सरी, ठीक है। तो अप्रूव ग्रेच्युटी फंड में पैसा जमा करने पे मिल जाएगा ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, है ना। इसके बाद लिखो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन, ये भी एक फंड का नाम है, सुपर एनुएशन, ASF। और लास्ट में लिखो एनी अदर फंड एज पर लॉ, लॉ जिसको अप्रूव करे वैसे फंड्स चल जाएंगे, ठीक है। और मैं दूसरी तरफ पता है क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। पहले नाम लिख लो फिर देखते हैं किसका अलाउ होगा किसका नहीं। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड लिखो, तो वन होता है URPF, ठीक है, पहला लिखा। दूसरा इसके अंदर लिखो अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेच्युटी फंड। और थर्ड इसमें डालो अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एनुएशन, मतलब यहाँ पर अप्रूव्ड वाले और वहां पर दूसरे साइड मैंने क्या लिखे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड है मतलब गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। समझ में आया? ठीक है।
सुपर एनिमेशन, अनरिकॉग्नाइज्ड सुपर एनिमेशन। ठीक है, तो अब लॉजिकली सोचो कौन सा वाला अलाउ होगा, कौन सा अलाउ नहीं होगा। यहाँ वाले में लिख दो नॉट अलाउड, और यहां में लिख दो अलाउड। ठीक है, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ये रिकॉग्नाइज वाले फंड्स में अलाउड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो वो अलाउड डिडक्शन नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर कंडीशन वही लगाई है कि वो अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग एक्चुअली जमा हो जाना चाहिए प्रोविडेंट फंड में पैसा। ठीक है, यहाँ पे ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, और दूसरी जगह एक जगह प्रोविडेंट फंड की ड्यू डेट पे लेके। ठीक है, लिखो इसमें ब्रैकेट में लिखो एज पर सेक्शन 43A 43B, भाई ऊपर वाला। ठीक है, एज पर सेक्शन 43B it is allowed only if it is allowed only if it is actually paid, only if it is actually paid up to due date of, it is actually paid up to due date of return filing. क्लियर है? चलो आज के लिए आखिरी पॉइंट करते हैं अपन, फिफ्थ। लिखो वैसे ही ऊपर जैसे ही है, पर यहाँ पर लिमिट है बी बी। ठीक है, यहाँ तो प्रोविडेंट फंड की बात करिए, फिफ्थ पॉइंट में पेंशन स्कीम की बात करेंगे। एक पेंशन स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। उसमें भी एम्प्लॉयर क्या करता जाता है, कंट्रीब्यूट करता जाता है। ठीक है, उसका भी एम्प्लॉयर का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, पर उसकी एक लिमिट तय की गई है कि उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना। और वो लिमिट क्या है, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, जितनी सैलरी आप दे रहे हो एम्प्लॉय को, उसका 10% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उतने तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखो एम्प्लॉयर्स contribution to pension scheme under section 80CCD, पेंशन स्कीम 80CCD वाली ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है, 80CCD कहाँ मिलेगा अपन को, डिडक्शंस वाले चैप्टर में। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी पेंशन स्कीम है वो मैं मेंशन करवा देती हूँ। लिखो न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम ये स्कीम का नाम है। ठीक है, इसके अंदर लिखो नेशनल पेंशन स्कीम, और लिखो सीजी पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और सीजी पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। ठीक है, इसमें लिखो कितना डिडक्शन अलाउड है। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, या 10% ऑफ सैलरी। जब अपन सैलरी वाला हेड पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे सैलरी के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बेटा, अलग अलग।
एक होती है बेसिक सैलरी, फिर उसके ऊपर होते हैं बहुत सारे अलाउंसेस, फिर बहुत सारे परक्यूजिट, सब ऐड करके पूरी सैलरी बनती है। पर यहाँ पर अपन को पूरी सैलरी नहीं लेनी है, अपन को लेना है बेसिक प्लस डीए। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर सेम वही वाला 43B वाला पॉइंट कॉपी कर लो। कौन क्या लिखोगे? एज पर सेक्शन 43B, it is allowed only if it is actually paid up to due date of return filing। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग का पॉइंट कहाँ कहाँ पे डाल दिया उन्होंने? बोनस वाले में, बोनस अगर आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो तो रिटर्न फाइलिंग से पहले एक्चुअली पे हो जाना चाहिए। एक्चुअली 40B में पूरी लिस्ट दी हुई है, तो अपन उसको अलग अलग सेक्शन के साथ कवर कर ले रहे हैं। तो 43B में लिखा हुआ है कि ये खर्चे अलाउड तभी होंगे जब रिटर्न फाइलिंग के पहले आप क्या कर देते हो, एक्चुअली पे कर देते हो। ठीक है, तो उसमें ये सारी लिस्ट दी हुई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो, फिर बाकी का अपन कल देखते हैं ये वाला सेक्शन। थैंक यू। ओके बेटा, 5-6 क्लासेस में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा पीजीडी। एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होमवर्क के लिए भेज रही हूँ, वो कर लेना।